नए आरबीआई गवर्नर का किन बातों पर ज्यादा फोकस हो सकता है और उनके कार्यकाल में क्या क्या चुनौतियां होंगी, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी साहब जुड़ गए हैं। जोशी सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सर मैं ये समझना चाहूंगा कि आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, उनके सामने क्या बड़ी चुनौतियां आती हुई आप देख रहे हैं? पदभार संभालते ही किन चुनौतियों को वो फेस करेंगे? सबसे पहली बात रहेगी, जो डिबेट हर साल होता है कि इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन, आरबीआई की जो लास्ट स्पीच थी, गवर्नर साहब की जो लास्ट स्पीच थी, उन्होंने ये कहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन जो लास्ट माइल अचीवमेंट होना चाहिए, जो लास्ट माइल डिसइन्फ्लेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन घट घट के 4% आ जाता है और फिर से एक स्पाइक आ जाती है। तो ऐसे जो इन्फ्लेशन, जो वॉलेटाइल इन्फ्लेशन है, उसको काबू में रखना ये एक चैलेंज है। और अगर रेट नहीं घटाते हैं तो ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और हम सबको पता है, वो गवर्नर साहब, इनकमिंग गवर्नर साहब जो है, वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। तो उनको पता है कि ये साल कॉर्पोरेट टैक्सेशन, जीएसटी, सीजीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब में जो हमने ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी, वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बेस लेवल पे इकोनॉमी में एक स्लो डाउन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ। सेकंड चीज जो आउटगोइंग गवर्नर ने कहा था, वो था प्रोटेक्शनिज्म। कि दुनिया में अभी ये देख रहा है कि हर एक कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, टैरिफ बढ़ाने की बातें चल रही हैं। जो ट्रेड भी बढ़ रहा है, वो ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब नहीं बढ़ रहा है, वो ब्लॉक्स में बढ़ रहा है। जियोग्राफिकल ब्लॉक्स के अंदर ट्रेड बढ़ रहा है, ना कि पूरी दुनिया का ट्रेड। तो ये प्रोटेक्शनिज्म जब बढ़ता है तो फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी होती है और इन्फ्लेशन ऊपर जाता है। तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, रुपी की वॉलेटिलिटी होगी, फाइनेंशियल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी होगी और इन्फ्लेशन में दबाव होगा, उसको प्रोटेक्ट करना ये दो मेजर प्रायोरिटी होगी। एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। बिल्कुल, ये अहम बात कही आपने सर। पिछली कई मॉनेटरी पॉलिसी से हम देख रहे हैं कि जो रेपो रेट है वो स्थिर है। इस बार काफ़ी कुछ उम्मीद की जा रही थी कि दरें कम होंगी, रेट कम होंगी। तो इंटरेस्ट रेट को लेकर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी का अप्रोच क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अप्रोच तो मेरे ख्याल से आउटगोइंग गवर्नर ने अपनी जो स्पीच दी थी, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने वर्डिंग्स की थी। उन्होंने दो चीज बताई थी जो पिछले दो पॉलिसीज में वो यूज कर रहे हैं। तो दो पॉलिसी के पहले वो क्या कह रहे थे, दो पॉलिसीज, पिछली दो पॉलिसीज, उसके पहले शक्तिकांत दास जी ये कहते थे कि सस्टेन्ड लेवल पे इन्फ्लेशन को 4% से नीचे आना है, सस्टेन्ड लेवल पे, और 4% के नीचे आना है। पिछली दो पॉलिसी में उन्होंने वो लैंग्वेज चेंज कर दी और नया एक लैंग्वेज का फ्रेज उन्होंने यूज किया कि ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो उन्होंने 4% वो भी छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि नीचे आना है 4% के सस्टेन लेवल पे, वो भी छोड़ दिया। 4% के करीब अगर अलाइनमेंट दिख रहा है तो इन्फ्लेशन कम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ब्रॉड बेस पे उन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने, जब स्पीच बंद कर रहे थे, स्पीच जब समाप्त कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो आगे की पॉलिसीज रहेंगी उनमें प्रिकॉशन रहेगा और कॉशियसनेस रहेगा। सॉरी, प्रूडेंस और कॉशियसनेस, ये दो चीजें उन्होंने की। तो प्रूडेंस उन्होंने कैसे बताई कि सीआरआर कट जो उन्होंने किया, 25 बेसिस पॉइंट की मार्केट मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट करके ये कह दिया कि इनफ लिक्विडिटी है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बैंक्स को है क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जो एक्सेस पैसा छूटा है वो क्रेडिट में भी लग सकता है, ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा लिक्विडिटी की वजह से। तो रेट कट की जरूरत नहीं है। और जो कॉशन उन्होंने दिया है, वो कॉशन आगे की पॉलिसीज में भी फॉलो की जाएगी, ऐसा उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो प्रूडेंस विद कॉशन, इसका मतलब मेरे ख्याल से ये है कि फरवरी में रेट कट नहीं होगा, जो मेरा भी एक्सपेक्टेशन था पॉलिसी के दिन पे। मैं एक ही पैनलिस्ट था जिसने कहा था कि रेट कट फरवरी में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। एक और चीज़ समझना चाहेंगे, हालांकि इस पर आपने बात की है सर, कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जीडीपी के जो आंकड़े आए थे वो भी जीडीपी में नरमी दिखा रहे हैं।
तो ऐसे में महंगाई और जीडीपी ग्रोथ दोनों को किस तरह से नियंत्रित करेंगे, किस तरह से बैलेंस करेंगे इसको? देखिए, आरबीआई गवर्नर पिछले 3 पॉलिसी से एक बहुत ही अहम बात और भी कह रहे हैं, जबकि उन्होंने अपना पूरा स्टैंस चेंज कर दिया, बिलो 4% के बदले ड्यूरेबल अलाइनमेंट का लैंग्वेज यूज़ किया। उन्होंने ये भी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई स्पाइक आती है इन्फ्लेशन में, तो उसको आरबीआई इग्नोर करेगा क्योंकि वो स्पाइक सीज़नल है। तो हमारा जो इन्फ्लेशन है, खास करके वेजिटेबल्स का, वो सीज़नली आता है। बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई, बारिश कम हो गई या कुछ और इवेंट हो गया, तो वो जो स्पाइक आता है, उसको वो इग्नोर करेंगे। तो एक स्टेज बना हुआ है। लेकिन जो ज़रूरत है, वो है जीडीपी को सपोर्ट करने की और मैं एक कदम और आगे बढ़ूँगा। मैं ये कहूँगा कि जीडीपी को सपोर्ट के बदले फिस्कल को सपोर्ट की ज़रूरत है। आज की तारीख में गवर्नमेंट के 30% रेवेन्यू इंटरेस्ट में जा रहा है। तो उसके लिए भी इंटरेस्ट कमी करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही सर आपने, लेकिन एक चीज़ हमने जैसे देखा है कि वित्त मंत्रालय में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है संजय मल्होत्रा जी का गवर्नर बनने के बाद। उनका अनुभव, क्योंकि ये जो स्थिति है ये इसको बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो। ऐसे में उनका अनुभव गवर्नर बनने के बाद किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या स्टेप्स उनके होते हुए देखेंगे आगे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। मेरे ख्याल से जो ओवरऑल आरबीआई की पोजीशन शक्तिकांता दास जी छोड़ के जा रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे है, क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करके जो प्रेशर रहा होता, अगर वो लिक्विडिटी इतनी रिलीज नहीं करते, सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट करते, तो रेट कट का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता गवर्नर, इनकमिंग गवर्नर के ऊपर। वो उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने का समय है इनकमिंग गवर्नर के लिए कि एक अपना माइंड बना ले, खुद की पॉलिसी बना ले, खुद पूरी तरह से जांच ले। और इसमें 2-3 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं ये अगले 2-3 महीनों में। एक है, यूएस के नए प्रेसिडेंट आएंगे, टैरिफ वॉर कैसे चलेगा उसका पता चल जाएगा। क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खास करके चाइना यूएस के रिलेशन है वो कैसे रहेंगे, और सबसे अहम बात, फाइनेंशियल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो कहाँ पे जाके सेटल होती है। तो ये 3-4 चीजों का आयाम इनकमिंग गवर्नर को लेना पड़ेगा। हमारा बजट भी ड्यू है। तो एक चीज जो मैंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो द बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से अगर इनकमिंग गवर्नर ले ले कि हम जो बोरो कर रहे हैं, जितना भी बोरो कर रहे हैं, वो सब का सब बाय एंड लार्ज सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। तो अगर हम 2008-9 की परिस्थिति देखें एडवांस इकोनॉमीज में, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि जीडीपी पूरी तरह से बहुत ही कम हो गया है, लगभग 1% या 0% हो चुका है। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट 0% कर दी, जो कहीं किसी बुक में नहीं था। एक नई पॉलिसी लेके आए कि इंटरेस्ट रेट 0%। 10 साल तक उन्होंने जितनी भी बोरोइंग की जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए, वो सिर्फ 0% पे आई। कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि वो इकोनॉमी फिर से स्ट्रांग हो गई। उनके सारे जो पैरामीटर्स थे, इंटरेस्ट टू रेवेन्यू कंट्री लेवल पे, वो सब भी एकदम काबू में आ गए। तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंस ये इनकमिंग गवर्नर रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, डीएफएस में रह चुके, तो ये एक मेरे ख्याल से नया आयाम, एक नया एंगल आरबीआई पॉलिसी में अगर आ सकता है, तो ये बहुत ही लंबे समय के लिए भारत के लिए फायदेमंद बात होगी। बिल्कुल, एक और अहम सवाल बनता है सर कि जैसा कि रुपए की जो स्थिति है, आए दिन वो गिर रहा है, वो एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि डिजिटल करेंसी को लेकर नए गवर्नर का रुख क्या हो सकता है? देखिए, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई नई ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं हो रही है। और वो स्टेटमेंट आया था इमीडिएटली आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट के बाद कि ब्रिक्स वगैरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नई करेंसी को लॉन्च नहीं करनी चाहिए, ना कि ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे यूएस डॉलर की जो वर्चस्व है, वो उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो स्टैंड रहा है वो है कि नई करेंसी नहीं आ रही है। लेकिन
अगर हमको एक सार्वभौमिक के दृष्टि से देखा जाए देश के लिए, तो ये हमको ग्लोबल साउथ की जो हम बात कर रहे हैं, इसको बढ़ोतरी देनी ही पड़ेगी, कैसे भी करके। और इसमें सबसे बड़ी चैलेंज जो आ रही है, वो है यूएस डॉलर। आज की तारीख में कई सारे ऐसे देश हैं कि जिसके साथ हम बिज़नेस इसके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास यूएस डॉलर की रिज़र्व्स नहीं है। उनके पास गोल्ड है, डायमंड है, पेट्रोलियम है, काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, सब कुछ है, डॉलर नहीं है। तो हमारा ट्रेड उनके साथ नहीं बढ़ रहा। तो इसकी वजह से एक ज़रूरियात तो बनती है, मे बी इमीडिएटली नहीं, 2 साल में, 3 साल में एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि जिसकी वजह से डॉलर का जो इंटरवेंशन है वो थोड़ा कम हो। और जो मेरे ख्याल से दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम रुपये की कभी भी बात करते हैं जी। पिछले 3 सालों में, हम्म। तो रुपये की सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात होती है। कभी भी किसी गवर्नर, कोई इकोनॉमिस्ट, कोई रिसर्च हाउस कभी ये नहीं कहता कि रुपये अप्रिशिएट होना चाहिए या रुपये अप्रिशिएट होगा। एग्जैक्टली। होगा तो 20 पैसा, 25 पैसा, और इसका कोई कारण नहीं है। ठीक। बिल्कुल बड़ी अहम बात कही आपने सर। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी का स्वागत है। अब तमाम चुनौतियां हैं, तमाम संभावनाएं बनेंगी। हालांकि वक्त बताएगा कि किस तरह से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किधर जाती है। बहुत शुक्रिया करेंगे अतुल सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।